हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कहता है कि कथन और कारण से क्वेश्चन है। कथन कहता है कि कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। कारण कहता है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी कथन और कारण से क्वेश्चन आए तो पहले आप कथन और कारण को हटा दीजिए, थोड़ी देर के लिए समझिए कि एक लाइन लिखी हुई है। अब ये देख लीजिए, ये दोनों लाइनें लिखी हुई हैं, क्या ये सही हैं या गलत हैं। पहले आप ये देख लीजिए, देख लो। कह रहा है कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों की अपेक्षा कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये लिंग पूर्वाग्रह को दिखा रहा है, लिंग पूर्वाग्रह को दिखा रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, अभी कारण नहीं लगाएंगे। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं, यानी लड़कियों में नहीं होती हैं। ये भी लिंग पूर्वाग्रह को दिखा रहा है, यानी कि ए भी गलत है, कथन भी गलत है, कारण भी गलत है। ठीक है, तो देख लो, यानी कि ए और आर क्या हैं, दोनों गलत हैं। ठीक है, इस तरीके से ढूंढेंगे। ठीक, ये तो सिंपल सा आंसर मिल गया। अगर इसमें से कोई ठीक होता तो आप क्योंकि शब्द लगाते हैं, यहाँ पे क्योंकि के बाद जोड़ते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और ये किससे क्वेश्चन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति से ये क्वेश्चन है। कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्यचर्या का लचीलापन पे, पाठ्यचर्या का मानकीकरण पे, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भ अधिग्रहण पे, या पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना। तो कुछ चीज़ इसमें नोट कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 2020, कितने साल पुरानी थी? ये 34 साल पुरानी थी। ठीक है, 34 वर्ष पुरानी थी। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है इसमें, और किसको पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसको प्रस्तावित की गई थी? ये 1986 की शिक्षा नीति को प्रस्तावित की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने किस पर जोर दिया था? इन्होंने लचीला, मतलब पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हमारा कि मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन पर स्पष्टीकरण करना। मानक वर्ग में बच्चों का लेबलिंग करना। अधिगमकर्ता क्या पर कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना। तो हमें मूल्यांकन करना है, यानी कि अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना, यानी कि ये गलत है। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता है, इसका चित्रण करने से मूल्यांकन थोड़ी ना होगा। आपने चित्रण कर दिया। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना नहीं करना है बच्चों की अधिगमकर्ता के प्रदर्शन पर, कोई ना मानक बनाना है, ना ही बच्चों को लेबलिंग करना है। यानी कि अधिगमकर्ता क्या पर कैसे सीख रहा है, इसका क्या करना, वर्णन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक संरचनावादी कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। कह रहा है बैठने की तय व्यवस्था, शिक्षकों का केवल निर्देश देना, और बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, या बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा, काफ़ी दिन से प्रैक्टिस चल रही है, टैग वर्ड समझ में आ गए होंगे। कह रहा है कि बैठने की तय व्यवस्था। ठीक, तो ये बैठने की तय व्यवस्था नहीं है, मतलब तय करके बैठना, ये गलत है। यहाँ पे कह रहा है शिक्षकों का केवल शब्द बताना, निर्देश देना बताना, रट्टा मानना, ये सब गलत है सीटेट में। यानी कि बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। समूह में जब बच्चा कार्य करता है ना, तो उसकी किसका सोशलाइजेशन उसका बच्चे का अच्छा से होता है, और बच्चा ग्रुप में जल्दी भी सीखता है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 15 हमारे किससे संबंधित है? ये हमारा
अपसारी चिंतन से संबंधित है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए सही उदाहरण है। समालोचनात्मक का मतलब होता है हमारा अपसारी, जिसमें अपसारी हो यानी कि एक बिंदु से कई बिंदु पर जाना। ठीक है, कह रहा है कि 325 और 486 को जमा करो। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। शोषण को परिभाषित कीजिए। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। देखो, ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ए से कह रहा है 325 और 86 को जमा कीजिए। भाई आप लोग जब जमा करेंगे तो केवल प्लस लगा देंगे, जमा कर देंगे, उत्तर एक ही शब्द में आ जाएगा। यहाँ तो सृजनात्मकता नहीं आएगी बच्चे में, ना ही अपसारी क्वेश्चन होगा, ना ही यहाँ पे समालोचनात्मक होगा। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका आंसर केवल इसी में आएगा कि भाई 2035 में, 25 में, XYZ, तो केवल एक ही उत्तर आएगा, ये भी नहीं होगा। शोषण को परिभाषित कीजिए, बच्चा परिभाषा दे देगा, ये भी नहीं होगा। यानी अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। अब इसमें बच्चा क्या होगा, अलग अलग चीज़ें निकाल के लाएगा। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, बच्चा प्रदूषण के बारे में विभिन्न कारणों को ढूंढेगा तो एक से अधिक उत्तर निकलेंगे। प्रदूषण के विभिन्न उपाय सोचेगा, एक से अधिक उत्तर निकलेंगे। तो जहाँ पर भी एक से अधिक उत्तर निकलेंगे वहाँ पे क्या होगा, आपका समालोचनात्मक सोच यानी कि सृजनात्मकता बढ़ेगी और अपसारी चिंतन डेवलप्ड होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 की निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। समावेशन की कह रहा है कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है, विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है, और विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अविवादित और समाहित महसूस करते हैं। शायद एक ऑप्शन इसका नीचे रह गया है। चलो, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूह में बांटा जाता है। देखो मैं यहीं से काट दे रहा हूँ। देखो मैंने बताया था आप लोगों को योग्यता के आधार पर बच्चों को नहीं बांटना है, यानी कि ये तो गलत हो गया। ठीक, ऊपर पहुँचते हैं। तो विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अविवादित और समाहित महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है, सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं। देखो, विविधता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित नहीं करना है भैया, विभिन्नता को हमें एक्सेप्ट करना है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। बिल्कुल, विद्यार्थी की ज़रूरतों को विभेद के अनुसार तो ही करोगे। यदि कोई बच्चा कम देखता है तो उसे आप आगे बैठा लेंगे, कम सुनता है तो आगे बैठा लेंगे, यदि पूर्ण रूप से अगर नहीं देख पा रहा है तो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करवाएंगे। भैया विभेदी को आपको अपनाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। मिसप्रिंट लग रहा है, यहाँ पे 17 होगा फिलहाल तो। ठीक, कहता है कि सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थी मतलब विद्यार्थी जो हैं विविध हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं। चर्चा में विविध संस्कृतियों को उदाहरण लाना, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, और विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति को क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, देखो चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, ये तो ठीक है। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। लेकिन किससे बचना चाहिए हमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षक को सदैव किसी प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षा शैली के विकसित करने से बचना चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम फिर से 18 क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी, ये किससे बोला नहीं होगा बेटा, यहाँ पे सही होगा, किससे अक्षरों और शब्दों के पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। गुणज से, लेखन से, वाचन से, गणित से। देखो गुणज वैफल्य डिस्कैलकुलिया यानी कि गणित से संबंधित होता है, लेखन से डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, देखिए दे रहा हूँ मैं, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया। ठीक है,
फिलहाल वाचन वैफल्य से आएगा। क्यों? बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है? अक्षरों और शब्दों को क्या नहीं कर पा रहा है? पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, और क्या नहीं कर पा रहा है? उनकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो सीधे प्रभावित होती है। ठीक है, इसे अधिगम अशक्तता कहते हैं। 19 की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। कह रहे यदि कोई गतिक दिव्यांगता है। अब गतिक दिव्यांगता होती क्या, पहले तो आप ये लोग समझ लीजिए। देखो, गतिक दिव्यांगता क्या होती है? जिसमें बच्चे का क्या क्या प्रभावित होता है, जैसे चलने, दौड़ने, लिखने एवं बोलने की निपुणता आदि पर क्या पड़ता है? असर पड़ता है। ठीक है, तो यदि आप ऊपरी मंजिल पर सब कुछ अटैच कर देंगे तो बच्चों को परेशानी तो होगी होगी। ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं पर पुस्तकालय, प्रयोगशाला को आवंटन करना, तो बच्चों को जो गतिक दिव्यांगता है उसको परेशानी होगी नहीं होगी। विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों में सब, अगर ये तो बिल्कुल आप ठीक है ना, रैंप और लिफ्टें बनाएंगे तो बच्चे तो आसानी से पहुँच जाएगा। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करना, ये भी ठीक है, उसके अनुसार करेंगे। बैठक की व्याख्या वाला तो ऑप्शन वैसे गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन किससे संबंधित है? सृजनात्मकता से संबंधित है। कई बार बता चुका हूँ और अभी इससे पहले भी क्वेश्चन बताया था। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? देखो, उच्च क्रम समस्या समाधान बिल्कुल सृजनात्मकता है। नवाचारी प्रयोग, जिज्ञासा की प्रबल भावना, लेकिन क्या नहीं है? अभिसारी नहीं है, क्योंकि अभिसारी क्या होता है? इसका एक उत्तर होता है। क्या होता है? एक। जैसे मैंने किया 2 और 2 कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पे बच्चे के सृजनात्मकता का कौशल नहीं होता है। यदि मैं ये पूछूं कि कितने और कितने 4 होते हैं, तो यहाँ पे सृजनात्मकता कौशल विकसित हुई है। तो यहाँ पे अभिसारी नहीं है, सॉरी, हाँ यही ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? अभिसारी आना चाहिए था, तब तो ठीक हो जाता। फिलहाल हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।